अगर अचानक से मूवमेंट खत्म हो जाए तो उसे लकवा कहा जाएगा, लेकिन लकवा नहीं है, मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उस पर से नियंत्रण खत्म हुआ। साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें कि जांच की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लोगों में अमूमन एक भ्रांति होती है कि होल बॉडी पैकेज टेस्ट करा लो, एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो और बीमारी की पहचान हो जाए। पे जरूरत से ज्यादा इधर उधर चल रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बैठे बैठे बंदा डांस कर रहा है, जिसे हम कोरिया कहते हैं। तो यह भी एक तरह का हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर ये हमारे बॉडी में अराइज कहाँ से होता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑब्वियसली सारा कंट्रोल तो ब्रेन से ही होता है। एक चीज जिसे डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है वो हो सकता है कि बिना डॉक्टर के सलाह के दवाइयों का सेवन, जिसमें कि सबसे कॉमन है गैस की दवाई। जोहार, नमस्कार। मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज तक 07। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जिनसे आज हम लोग बात करने वाले हैं मूवमेंट डिसऑर्डर पे। ये बहुत सारे लोगों में ये होने लगता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ये क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, और इसी में बात करने के लिए आज हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं। तो चलिए उनसे हम लोग बात करते हैं। सर, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद लब तक से जुड़ने के लिए और लोगों को मूवमेंट डिसऑर्डर के बारे में अवगत कराने का मौका देने के लिए। सर, सबसे पहले आप एक छोटा सा हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गोविंद माधव है। मैंने एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई रिम्स रांची से की, उसके बाद टीएम न्यूरोलॉजी की पढ़ाई एम्स ऋषिकेश से की, और उसके बाद मैं वापस आया था तो रिम्स रांची में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे था, और अभी वहाँ से त्यागपत्र देने के बाद में मैं प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये सीएनएस हॉस्पिटल मेरा अपना हॉस्पिटल है। ये झारखंड बिहार का पहला डेडिकेटेड न्यूरो साइंसेज का हॉस्पिटल है, जो 30 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें बहुत जल्द ही आईसीयू, न्यूरो ओटी और ये सारी चीज़ें एक जगह पर उपलब्ध हो पाएंगी। तो न्यूरो साइंसेज बोले तो साइकेट्री, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी। तो फिलहाल न्यूरोलॉजी की व्यवस्था है, न्यूरो सर्जरी एंड साइकेट्री बहुत जल्दी यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर क्या है और इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है? इसको ऐसे समझें कि जो नॉर्मल आदमी के कमांड और कंट्रोल में होता है किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट करना, लेकिन अगर वो कंट्रोल खत्म हो जाए, अगर अचानक से मूवमेंट खत्म हो जाए तो उसे लकवा कहा जाएगा, लेकिन लकवा नहीं है, मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उस पर से नियंत्रण खत्म हुआ है। यानी कि वो मूवमेंट हम जितना चाह रहे हैं उससे या तो कम हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसे मूवमेंट डिसऑर्डर कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर किसी को पार्किंसन डिजीज है, उसमें क्या होता है कि उनका हाथ और पैर पे धीमापन आ जाता है, मतलब जितना वो चलना चाहेंगे उससे बहुत स्लो हो जाता है, यानी किसी के साथ चल रहे हैं तो वो पीछे छूटने लग जाते हैं। तो एक तरह से मूवमेंट कम हो जाना एक तरह का हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है। या किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है, तो ट्रेमर एक तरह का हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट है। या किसी के गर्दन बार बार एक तरफ घूमती हो या एक तरफ टेढ़ी होने लग जाती हो, डिस्टोनिया, ये भी एक तरह का हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है। या किसी की आंख जरूरत से ज़्यादा चलने लग जाती है, जैसे कि आपने कविता में पढ़ी होगी कि किसी की बाईं आंख बार बार चल जाती थी, है ना, लोग समझते हैं चलाई जाती है, उन्हें क्या पता खुद ही चल जाती है। तो यह भी एक तरह का मूवमेंट डिसऑर्डर है, जिसे कि हेमीफेशियल स्पाज्म कहते हैं। या किसी किसी को आपने देखा होगा या शायद नहीं देखा होगा कि हाथ पे जरूरत से ज्यादा इधर उधर चल रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बैठे बैठे बंदा डांस कर रहा है, जिसे हम कोरिया कहते हैं। तो यह भी एक तरह का हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, यानी मूवमेंट कम होना या ज्यादा होना, खत्म नहीं होना, ये मूवमेंट डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं। सर, मूवमेंट डिसऑर्डर ये हमारे बॉडी में अराइज कहाँ से होता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑब्वियसली सारा कंट्रोल तो ब्रेन से ही होता है। तो ब्रेन में दो अलग अलग पार्ट होते हैं। एक जो मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए होता है, ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा, जिसे मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। तो मोटर कॉर्टेक्स खत्म हो जाएगा तो मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी किसी को लकवा होगा। और उसको होता है कोऑर्डिनेट करने वाला। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे ब्रेन में दो सेंटर होते हैं, एक पीछे का सेरेबेलम होता है और बीच में एक बेसल गैंग्लिया होता है। तो बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम, ये दो केंद्र हैं हमारे ब्रेन में जो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो इन दोनों में, इनके स्ट्रक्चर में या इनके काम करने की प्रणाली में अगर कोई खराबी हो तो उससे लोगों में मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। सर, हम बात करिए किस कारण से होता है, और आजकल हम देख रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में तनाव आजकल सब कोई लेते हैं, तो क्या तनाव से भी मूवमेंट डिसऑर्डर होने का चांस रहता है? डेफिनेटली एक क्लास ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसे कि फंक्शनल मूवमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। वो उसका कारण ही तनाव है, किसी न किसी कारण से किसी को स्ट्रेस होने लग जाना
या उस स्ट्रेस से बचने के लिए कभी कभी लोग इस तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर एक्वायर कर लेते हैं, तो उन्हें फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या फंक्शनल मूवमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। तो तनाव उसका एक कारण है, लेकिन सारे मूवमेंट डिसऑर्डर तनाव से ही है ऐसा कहना सही नहीं है। बहुत बार किसी न किसी जेनेटिक कारण से होता है, जैसे फैमिली में लगातार रन करता है, जैसे अटैक्सिया के पेशेंट होते हैं, जैसे एक ही फैमिली से 8-10 लोगों को हमने देखा है कि सब में एक खास तरह से अटैक्सिया डेवलप कर रहा होता है, तो अटैक्सिया एक जेनेटिक कारण से मूवमेंट हो सकता है। ब्रेन में कभी कभी चोट लगने की वजह से मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, किसी न किसी दवाई के दुष्प्रभाव के तौर पे मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, थायराइड, शुगर या बीपी की वजह से मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, या कभी कभी अन्य किसी भी कारण से मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है। और तनाव मूवमेंट डिसऑर्डर के बाद पैदा हो सकता है, यानी मरीज में पहले मूवमेंट डिसऑर्डर आया और मूवमेंट डिसऑर्डर की वजह से उनके अंदर में अवसाद के भाव आए, उदासी के भाव आए, और वो जाकर के तनाव का रूप लिया। यानी तनाव की वजह से भी मूवमेंट डिसऑर्डर है और मूवमेंट डिसऑर्डर की वजह से भी तनाव हो सकता है। तो दो तरफा रिश्ता है इनके बीच में। मूवमेंट डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर क्या क्या है? रिस्क फैक्टर हम तब मानते हैं जैसे कि स्ट्रोक के लिए बीपी और शुगर एक रिस्क फैक्टर है, तो आप बीपी और शुगर को कंट्रोल कर लेंगे तो मूवमेंट डिसऑर्डर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मूवमेंट डिसऑर्डर मल्टी फैक्टोरियल है, मतलब कोई एक खास कारण नहीं है जिसको कि हम रोक सकें। डेफिनेट सा बात है, तनाव, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को अच्छा रोका जा सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया जा सकता है, लेकिन जेनेटिक कारण को या फिर बहुत बार अन्य कारण है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक चीज जिसे डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है वो हो सकता है कि बिना डॉक्टर के सलाह के दवाइयों का सेवन, जिसमें कि सबसे कॉमन है गैस की दवाई, कि आज हर कोई गैस की दवाई खुद ही खा रहा होता है, एक बार अच्छा लगा तो खा रहा होता है। तो बहुत सारी गैस की दवाइयां होती हैं, या ढकार को रोकने वाली दवाइयां होती हैं, या स्ट्रेस को कम करने वाली दवाइयां होती हैं, जो जरूरत से ज्यादा मात्रा में, जरूरत से ज्यादा समय तक उनका सेवन किया जाए तो वो मूवमेंट डिसऑर्डर को जन्म देते हैं। सर, आप मूवमेंट डिसऑर्डर को कैसे डायग्नोस करते हैं और मूवमेंट डिसऑर्डर में कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं? मूवमेंट डिसऑर्डर का कारण तो ब्रेन में हमने बताया, और प्रभाव शरीर के किसी भी अंग पे हो सकता है, चाहे तो आंख की पलक जरूरत से ज्यादा चलने लगे, जुबान ज्यादा चलने लगे, पेरिओरल डिस्काइनेसिया जिसे बोलते हैं, जबड़ा जरूरत से ज्यादा खुलने या बंद होने लगे, गर्दन जरूरत से ज्यादा कम या ज्यादा होने लगे, हाथ में कंपन ज्यादा होने लगे या हाथ की गति कम हो जाए, या पैर की गति कम या ज्यादा हो जाए। तो ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर का हर अंग प्रभावित हो सकता है मूवमेंट डिसऑर्डर में। कारण इसका ब्रेन में है, और इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले तो मरीज की एक्यूरेट हिस्ट्री चाहिए होती है, और उसके बाद उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। मूवमेंट डिसऑर्डर न्यूरोलॉजी का या ओवरऑल कहें कि मेडिकल साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें कि जांच की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लोगों में अमूमन एक भ्रांति होती है कि होल बॉडी पैकेज टेस्ट करा लो, एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो और बीमारी की पहचान हो जाएगी, जबकि अधिकतर मूवमेंट डिसऑर्डर में ये सारे जांच नॉर्मल आते हैं, यानी जांच से इस बीमारी की नहीं पहचान होती है। यहाँ हम पुरानी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं कि पहले ध्यान से मरीज की पूरी बात सुनी जाए, उनके घर वालों से उस बात का सत्यापन किया जाए कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बात है या नहीं, और उसके बाद उनके अंदर जो कंपन हो रहे हैं, जो मूवमेंट डिसऑर्डर हो रहे हैं, उसका बारीकी से अवलोकन किया जाए, देखा जाए कि शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, कितना अधिक प्रभावित करता है, नींद का कंपन पे क्या असर है, स्ट्रेस का क्या असर है, चाल का क्या असर है, डिस्ट्रैक्शन का क्या असर है। तो इन सारी बातों को जमा करके आंकड़ों का फिर हम एनालिसिस करते हैं, उनकी विवेचना करते हैं, और उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मूवमेंट डिसऑर्डर है या नहीं और किस प्रकार का है। मूवमेंट डिसऑर्डर क्या ठीक कर सकते हैं और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या है? मूवमेंट डिसऑर्डर बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं, कुछ तो बिल्कुल क्योर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी मूवमेंट डिसऑर्डर हैं जिनका कि कोई इलाज नहीं है, जैसे जेनेटिक अटैक्सिया, उनका कोई इलाज नहीं है, मतलब धीरे धीरे वो आगे ही बढ़ेंगे। तो उसके केस में हम ये करते हैं कि उनकी जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं ताकि वो अगली पीढ़ी में उस बीमारी को न जाने दें। वहीं जो ड्रग इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर है, मतलब दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से होने वाले जो मूवमेंट डिसऑर्डर है, तो दवाइयां बंद की और मूवमेंट डिसऑर्डर बंद हो गए। जैसे कल ही हमारे पास एक बाबा जी आए थे जो पिछले 1 साल से लगातार उनकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई थी। उनके घर वालों का कहना था कि हर 1 महीने में 5 साल बूढ़े दिख रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों में कंपन हो गया, चाल छोटे छोटे हो गए, कदम छोटे छोटे हो गए, मतलब पार्किंसन जैसे लक्षण हो गए, जस्ट बिकॉज कि वो गैस की दवाई ले रहे थे। और हमने उनकी दवाई बंद कर दी, अभी 5 दिन में ही बताया कि अब तो फिर से वापस उनकी जवानी लौट रही है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि दवाइयों के दुष्प्रभाव से होने वाले जो मूवमेंट डिसऑर्डर हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं,
वहीं कुछ और जैसे प्योर पार्किंसन है, जो इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज कहते हैं, जिसमें लिवोडोपा की दवाई देने से लक्षण को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं कुछ और मूवमेंट डिसऑर्डर हैं जिसमें कि बोटॉक्स का इंजेक्शन हम देते हैं, जो बोtulinum टॉक्सिन ऐसे तो कॉस्मेटिक्स के लिए यूज होता है, लेकिन मूवमेंट डिसऑर्डर में जो मूवमेंट डिसऑर्डर एक्सपर्ट होते हैं वो बोtulinum टॉक्सिन का यूज करते हैं। जैसे किसी का राइटर्स क्रैम्प हो, लिखते समय हाथ कांपते हो, उसमें बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया जाता है। किसी के चेहरे की पलक बार बार चलती हो, चेहरा में खिंचाव होता है, तो हमारे पास वैसे पेशेंट रेगुलर आते हैं, उनके चेहरे में आंखों में हम बोटॉक्स का इंजेक्शन देते हैं। कुछ की गर्दन टेढ़ी होने लग जाती है बार बार, तो उन लोगों में हम गर्दन में बोटॉक्स का इंजेक्शन देते हैं, तो उनसे काफ़ी फायदा होता है। और कुछ लोगों में ब्रेन में एक सर्जरी के द्वारा चिप फिट किया जाता है, जैसे हार्ट की रिदम अगर कमजोर हो तो पेसमेकर लगाया जाता है, उसी तरीके से ब्रेन में एक चिप लगाया जाता है जिसे कि डीबीएस कहते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, और उसके द्वारा उनके कंपन को या मूवमेंट डिसऑर्डर को काफ़ी हद तक ठीक किया जाता है। इसके साथ ट्रीटमेंट क्या क्या है? ट्रीटमेंट, पहला तो अगर कोई ऑफेंडिंग रीजन मिलता है तो उसे दूर करना, दूसरा सही दवाई की पहचान करके उसे दवाई देना, बोtulinum टॉक्सिन देना, जरूरत पड़ने पर डीबीएस करना, और जरूरत पड़ने पर साथ के साथ काउंसलिंग करना और घर वालों को आगे का रास्ता बताना कि ये ठीक होने वाली है या नहीं है तो आगे चल के क्या परेशानी आएंगी, बाकी के आगे की पीढ़ी में न जाए, उसे रोकथाम करने के क्या उपाय किए जाए। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, और अक्सर हाथ पैर के कंपन को लोग कभी कभी ऐसे ही स्ट्रेस मान लेते हैं, लेकिन उससे उनका जीवन काफी प्रभाव होता है। बहुतों की नौकरी चली जाती है, बहुतों का दैनिक प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है कि घर में हम कप से चाय नहीं पी सकते हैं, खाना नहीं बना सकते, इस तरह की परेशानियां होती हैं, अकेले रोड क्रॉस नहीं कर सकते, तो लोग दैनिक जीवन में ऐसी समस्याओं से जूझते हैं और बहुत बार उनकी बहुत देर से पहचान हो पाती है। तो इस मुद्दे पर आपने मंच दिया ताकि हम उसके बारे में बात कर सकें, लोगों तक उसके बारे में जानकारी प्रदान कर सकें, तो आपका भी, लब तक का भी बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, सर। धन्यवाद।